श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। इससे पहले हमने जैसे फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ा था कि लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो जो 19वीं सदी के प्रारंभ में फिजिक्स के जो ब्रांच थी ना, उसको चिरसम्मत यांत्रिकी कहा जाता था। मैंने पहले भी बताया था, चिरसम्मत यांत्रिकी जो थी वो बेसिकली न्यूटन के नियमों पर आधारित थी। यानी उसमें न्यूटन के नियमों के आधार पर प्रकाश की घटनाओं के बारे में, इनके बारे में व्याख्या की जा रही थी। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, ये ऐसी रहेगी जिनकी व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर करना संभव नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैक्स प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। उसी क्वांटम सिद्धांत के बाद में उसी को आगे आइंस्टीन ने उसको और थोड़ा बड़े स्तर पे उस पर काम किया, और उस क्वांटम सिद्धांत पर आधारित जो फिजिक्स की नई ब्रांच है ना, उसको क्वांटम यांत्रिकी कहा गया। और जो घटनाएं चिरसम्मत यांत्रिकी से जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका ना, उनको क्वांटम यांत्रिकी से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब क्वांटम यांत्रिकी में हम एक पार्ट देख रहे हैं, वेव मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी। तो तरंग यांत्रिकी जो है, वेव मैकेनिक्स, अब तरंग यांत्रिकी बेसिकली श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पर आधारित है। तो सन 1926 में श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण का, श्रोडिंगर तरंग समीकरण का एक कंसेप्ट दिया था। तो बेसिकली तरंग यांत्रिकी इसी पर आधारित है। अब उसमें ये जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण थी, वो कोई भी द्रव्य कण की गतिकी से संबंधित थी। मतलब कोई कण अगर गतिमान हो रहा है तो उस गतिमान कण की अवस्था को बताने से संबंधित थी ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। जैसे आपने ये आप जानते हो कि पुरानी जो फिजिक्स है, चिरसम्मत यांत्रिकी, उसमें जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, तो किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम क्या कहते हैं, जैसे पॉइंट P है तो वो किसका निर्देशांक हो गया, जैसे x y z हो गया। इसका मतलब उस कण की स्थिति है वो इन पे डिपेंड कर रही है। अगर वो कण गतिमान है, मान लो पहले कण यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, अगर स्थिति बदल रही है, तब हम ये कह देंगे कि वो इनके साथ साथ समय का भी फलन है। ऐसा तो चिरसम्मत यांत्रिकी में था कि कण की स्थिति है, उसके निर्देशांकों और किसका फलन थी, समय का फलन। लेकिन जो तरंग यांत्रिकी है, जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पर आधारित है, उसमें अगर कोई कण गतिमान है तो उस गतिमान कण को हम व्यक्त करेंगे तरंग फलन के द्वारा। यहाँ तो हमने सीधा ये कह दिया कि पॉइंट है इन कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे डिपेंड करेगा। यहाँ हम उस गतिमान कण की अवस्था को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव फंक्शन, तरंग फलन के द्वारा। तो अब ये चेक करेंगे कि ये जो तरंग फलन है वो क्या होता है। तरंग फलन, वेव फंक्शन, तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन, जैसे मैंने ये कहा था कि प्रकाश की घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि जो घटनाएं हैं, वो प्रकाश की तरंग प्रकृति को व्यक्त करती है। मतलब तरंग प्रकृति के आधार पर इनको समझाया जा सकता है। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, इनको प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया जा सकता है। इसका मतलब प्रकाश की सारी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए उसकी कण और तरंग दोनों प्रकृति होनी चाहिए। इस प्रकृति को क्या कहा गया, द्वैत प्रकृति। ये पहले बताया था, द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। ठीक है, अब इस ड्यूल नेचर को समझाने के लिए दे ब्रोगली ने अपनी एक परिकल्पना दी। दे ब्रोगली ने यह कहा कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संबंध होती है। कण है, अगर वो गतिमान होगा तो उसके साथ एक तरंग संबंध होगी। उस तरंग को कहा जाएगा दे ब्रोगली तरंग, दे ब्रोगली वेव, दे ब्रोगली तरंग, या उसको कहा जाएगा मैटर वेव, द्रव्य तरंग। ठीक है, और उस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य को किस प्रकार लिखा गया, लैम्ब्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये थी उस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। ये तरंग की तरंग दैर्ध्य हो गई, p हो गया संवेग, h क्या है,
प्लांकनीयता। ठीक है, तो संवेग ये कण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तरंग दैर्ध्य है ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है तरंग को। इसका मतलब इस समीकरण में बाईं तरफ वेव नेचर से हो रही है, दाईं तरफ पार्टिकल नेचर से हो रही है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ड्यूल नेचर को। ठीक है, इन कंक्लूजन वही हुआ कि अगर कण गतिमान होगा तो उसके साथ तरंग संबद्ध होगी। ठीक है, उसको दे ब्रोगली तरंग या क्या कहा जाएगा, द्रव्य तरंग। अब ये जो द्रव्य तरंग है भाई, कण गतिमान हो रहा है उसके साथ तरंग संबंध है, तो गतिमान है तो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन अलग अलग होगी ना। हमने क्या कहा था कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में उस कण की स्थिति को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तरंग फलन से। ठीक है, तो इस द्रव्य तरंग को व्यक्त करने के लिए जिस फलन की आवश्यकता हुई उसको क्या कहा गया, तरंग फलन। ठीक है, उस तरंग फलन, वो जो तरंग फलन था वो स्थिति सदिश और समय का फलन होगा, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, और उसको रिप्रेजेंट किया गया साई से, साई एज ए फंक्शन ऑफ आर कोमा टी। ठीक है, साई फंक्शन ऑफ आर कोमा टी, इसको तरंग फलन या क्या कहा गया, तरंग आयाम। बाहर चलो, तरंग फलन या तरंग आयाम कहा गया इसको। ठीक है, यानी किसी द्रव्य तरंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरंग फलन हमने बताया। अब ये बता रहा है देखो कि वो जो कण है उसकी स्थिति क्या है और वो किस समय पे कहाँ है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया तरंग फलन या तरंग आयाम। ये जो साई है इसका वर्ग वो रिप्रेजेंट करेगा द्रव्य तरंग की तीव्रता, द्रव्य तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता के बारे में आपने तरंग के बारे में पढ़ा है कि तरंग की तीव्रता है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इस साई को हम तरंग फलन या तरंग आयाम कह रहे हैं, इसका मतलब इसकी जो तीव्रता है वो इसके वर्ग के समानुपाती उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी, यानी किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा साई आर टी के मॉडुलस का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, द्रव्य तरंग की तीव्रता को। ठीक है, अब ये जो साई तरंग फलन हमने लिखा है ना, ये तरंग फलन सम्मिश्र संख्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, जिनमें मतलब आयोटा एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा के फॉर्म में होगा। इट मीन्स इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जैसे लिख दिया साई आर टी इंटू हो जाएगा साई स्टार आर टी। भाई ये तो सही हो गया, स्टार का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जानते हो ना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आयोटा को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस आयोटा से, तो वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। तो इस प्रकार ये जो मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर है या साई इंटू साई स्टार है वो द्रव्य तरंग की क्या बताएगा, तीव्रता। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई द्रव्य कण कहीं गतिमान है तो कोई एक पर्टिकुलर रीजन है उसमें पाए जाने की प्रायिकता जो है वो इसी के थ्रू दर्शाई जाएगी, द्रव्य तरंग की तीव्रता के थ्रू। मतलब जैसे मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, इसमें दो अलग अलग जगह आपने द्रव्य तरंग की तीव्रता कैलकुलेट की, तो जिस जगह तीव्रता का मान ज़्यादा होगा ना, वहाँ उस कण के पाए जाने की प्रायिकता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी फाइनल कंक्लूजन यही हुआ कि तरंग फलन जो है उसके वर्ग के थ्रू हम कहीं भी उस द्रव्य कण के पाए जाने की प्रायिकता को बता सकते हैं कि उस प्रायिकता का मान कम होगा या क्या होगा, ज़्यादा हो। ठीक है क्या, तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रोडिंजर समीकरण तरंग यांत्रिकी है, उसमें किसी भी गतिमान कण की स्थिति को या गतिमान कण की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तरंग फलन की, और उसकी प्रायिकता को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, द्रव्य तरंग की तीव्रता से। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये श्रोडिंजर समीकरण जो है वो किस टाइप की होगी, यानी श्रोडिंजर समीकरण की आवश्यकता क्या होगी, उसका औचित्य क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमने ये कहा है कि तरंग यांत्रिकी है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है, श्रोडिंजर समीकरण पे। तो अब हमारा टारगेट ये है कि वो श्रोडिंजर समीकरण किस टाइप की होनी चाहिए,
भाई एक समीकरण होगी वो किस टाइप की होनी चाहिए ताकि वो किसी गतिमान कण की अवस्था या फिर उसकी स्थिति उसको वो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे।